अगला प्रश्न है प्रश्न 17वां। आइंस्टीन समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको सबसे पहले आइंस्टीन का समीकरण लिखना है, जो कि है 1/2 mv² मैक्स इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू जीरो। तो जो भी सूत्र हम प्रयुक्त करते हैं उसमें जो सिंबल यूज किए गए हैं उसको हमको एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v मैक्स उत्सर्जित प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग है, h प्लांक नियतांक है, न्यू आपतित फोटॉन की आवृत्ति है और न्यू जीरो धातु के लिए दहलीज आवृत्ति है। आइंस्टीन के समीकरण की सहायता से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या के लिए आपको बताना होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 1-to-1 कोलिजन होता है फोटॉन के साथ और फोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है और इस कारण से एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को ही उत्सर्जित कर सकता है, क्योंकि दोनों की प्रवृत्ति क्वांटाइज्ड होती है। पहले पॉइंट में ये बताइए। फिर इसके बाद ये बताइए कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गतिज ऊर्जा किन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। तो संख्या विकिरण की तीव्रता पर डिपेंड करेंगी। क्यों? क्योंकि आपतित विकिरण की तीव्रता का मतलब है फोटॉनों की संख्या, यानी कि जो विकिरण है वो फोटॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अधिक फोटॉन आपतित होने पर विकिरण की तीव्रता अधिक होती है और अधिक फोटॉन होंगे तो अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। कहने का मतलब विकिरण की तीव्रता जो है फोटॉन प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। इसी प्रकार जो आपतित प्रकाश या कि आपतित फोटॉन की आवृत्ति का संबंध ऊर्जा से होता है और जितनी ऊर्जा आपतित होगी उसी हिसाब से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी होगी। तो इस प्रकार से आवृत्ति जो है गतिज ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती है और विकिरण की तीव्रता वो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। तो इनको पॉइंट में आपको समझाना है। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, इनमें क्रमशः वही बातें हैं जो मैंने अभी आपको कही। तो इस प्रकार से यह इसका एक आइडियल उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 7800 एंगस्ट्रॉम से 10⁷ एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य परास वाले विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखिए और इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 12वीं में विद्युत चुंबकीय तरंगों की पूरी जो फैमिली होती है उसमें दृश्य प्रकाश के पहले और दृश्य प्रकाश के बाद बहुत सारी आवृत्तियाँ होती हैं। तो ये 7800 एंगस्ट्रॉम से आगे की आवृत्ति अवरक्त किरणों की होती है। 7800 एंगस्ट्रॉम से 10⁷ एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य परास वाली विद्युत चुंबकीय तरंग को हम अवरक्त किरणें कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम होगा इंफ्रारेड रेज। इसके यूज क्या है? यह ऊष्मीय तरंगें होती हैं। तो इसमें आप 2 यूज बता सकते हैं। अवरक्त किरणों की सहायता से रोगियों की सिकाई की जाती है। माइक्रोवेव ओवन जो होती है जिससे खाना बनाया जाता है वो भी इन्हीं पर आधारित होता है। और दूसरा रात्रिकालीन फोटोग्राफी अवरक्त विकिरणों की सहायता से होती है। गुप्त अंधेरे में अगर आपको फ़ोटो लेना है तो इंफ्रारेड कैमरे से ले सकते हैं और इसी कारण से जो सेनाएं हैं रात्रिकालीन युद्ध में अवरक्त किरणों का उपयोग करती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। निम्न को परिभाषित कीजिए। चुंबकीय ध्रुव, बोर मैग्नेटॉन और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय ध्रुव आप जानते हैं कि अगर एक दंड चुंबक को हम लोहे की बुरादे में डुबो दें तो उसके पूरे दंड चुंबक पर लोहे की बुरादे चिपक जाएंगे, परंतु आप देखेंगे कि यह जो बुरादे हैं वह सिरों पर ज़्यादा चिपकते हैं। तो उन्हीं सिरों पर माना जाता है कि चुंबकीय ध्रुव स्थित है। चुंबकीय ध्रुव वास्तव में एक कॉन्सेप्ट है और इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। चुंबकीय ध्रुव हम उस बिंदु को कहते हैं जहां किसी चुंबक की संपूर्ण आकर्षण और प्रतिकर्षण शक्ति केंद्रित होती है। आकर्षण किस मामले में? आकर्षण विपरीत ध्रुव के मामले में या कि लोहे के या कि किसी भी चुंबकीय पदार्थ के मामले में। और प्रतिकर्षण चुंबकीय ध्रुव अगर विपरीत
है तब आकर्षण और समान है तो प्रतिकर्षण होता है। तो दोनों स्थितियों में ही आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल उत्पन्न होता है वह चुंबकीय ध्रुव के ही कारण होता है। तो आप चुंबकीय ध्रुव को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। फिर बोर मैग्नेटॉन असल में इलेक्ट्रॉनिक यानी कि परमाणविक स्तर पर जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसकी इकाई होती है। किसी इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि नाभिक के चारों ओर घूमता भी है और अपने अक्ष के चारों ओर भी घूमता है। तो इन दोनों प्रकार के परिक्रमण और घूर्णन के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको नापने के लिए बोर मैग्नेटॉन यूनिट यूज की जाती है। ये छोटी यूनिट है और यहाँ इसकी जो गणना है म्यू बी इक्वल टू EH/2me से की जाती है और संकेतों के अर्थ आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जिसको हम चुंबकीय बल रेखाएं भी बोलते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबक के चारों ओर वह कल्पित यानी कि काल्पनिक निष्कोण वक्र है। निष्कोण कहने का मतलब स्मूथ रहेगा, कहीं पर एंगल नहीं बनाएगा, वो गोल मतलब कर्व के रूप में रहेगा, जिस पर एकांक उत्तर ध्रुव गमन करता है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। प्रश्न 20वां है, एक न्यूमेरिकल प्रश्न है। 1000 फेरों वाली कुंडली में 2.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रत्येक फेरे में 0.5 × 10⁻⁵ वेबर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है। तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। स्वप्रेरकत्व की इकाई हेनरी होती है। तो हम जानते हैं कि φt टोटल फाई जो है n के बराबर होता है, यानी कि अगर फेरों की संख्या बढ़ाते जाए तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ जाता है। तो यहाँ 1000 फेरे हैं, तो उस हिसाब से हमने सबसे पहले कुल फ्लक्स की गणना की φt = n × φ से, और कुल फ्लक्स जो आया वो 0.5 × 10⁻² वेबर। अब फाई बराबर Li के सूत्र से हमने कैलकुलेट किया, तो L का मान आया 2 × 10⁻³ हेनरी। तो यूनिट ज़रूर लिखें, अगर यूनिट लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर सवाल सही हुआ तो। इसके बाद 21वां प्रश्न हम देखते हैं। किसी सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा लिखकर उसका आंतरिक प्रतिरोध से संबंध स्थापित कीजिए। तो सेल का विद्युत वाहक बल हम जानते हैं कि किसी भी सेल में उपस्थित जो विद्युत ऊर्जा होती है उसकी माप होती है। तो विद्युत वाहक बल की गणना के लिए सिंपल तरीका है कि उसके धन और ऋण प्लेट के बीच आप विभवांतर ज्ञात कीजिए, बशर्ते कि उससे किसी प्रकार की धारा न ली जाए। कहने का मतलब दोनों सिरों को शॉर्ट सर्किट न करते हुए, यानी कि ये एक मुश्किल काम है। एक वोल्ट मीटर की सहायता से आप इसको ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि वोल्ट मीटर तभी काम करेगा जब उसके दोनों जो तार हैं प्लस और माइनस वह सेल के साथ जोड़ा जाएगा, और सेल के साथ जैसे ही जोड़ेंगे तो उससे धारा बहने लगेगी, और धारा बहेगी तो विद्युत वाहक बल काउंट नहीं होगा बल्कि विभवांतर काउंट होगा। तो इसके लिए एक उपकरण आता है विभवमापी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसका एक आदर्श उत्तर लिख के बताया है। ये इसको स्क्रीनशॉट लेकर के या कि वीडियो पॉज करके आप देखिए, समझिए, और अगर किसी प्रकार की क्वेरी है तो वीडियो कमेंट में जाकर लिखिए, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो इस प्रकार से एक स्नैप लीजिए, फिर इसके बाद ये अगला स्नैप हो जाएगा, इसको स्नैप लीजिए और उसके बाद आपका आंसर कंप्लीट। अगला प्रश्न है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED क्या है? पारंपरिक कम शक्ति वाले तापदीप लैंपों की तुलना में LED का क्या उपयोग है? तो LED एक प्रकार की क्रांति थी प्रकाश के क्षेत्र में। मतलब जो हमारे प्रकाश के स्रोत हैं, पहले दिया बत्ती, मोमबत्ती, लालटेन वगैरह के बाद जब वैज्ञानिक आविष्कार हुए तो बल्ब और ट्यूबलाइट आए, परंतु ये ऊर्जा को पूरी तरीके से प्रकाश में परिवर्तित नहीं करते और बहुत सारी जो ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। तो जब डायोड का आविष्कार हुआ तो ऊर्जा बहुत ही मितव्ययी रूप में प्रकाश में परिवर्तित की जाने लगी, और ये संभव हुआ LED के द्वारा, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड सामान्य डायोड ही जैसा होता है, बस इसमें जो अपमिश्रण है जिसको हम डोपिंग कहते हैं, डोपिंग
अधिक मात्रा में होती है, सामान्य से अधिक डोपिंग होती है, तो पीएन संधि डायोड एक एलईडी की तरह काम करता है। और यहाँ जब इसको अग्रभिनति में हम सर्किट में जोड़ते हैं तो जो संधि होती है पीएन संधि, वहाँ से लाइट इमिट होने लगती है, लाइट निकलती है। आप देख सकते हैं परंपरागत तापदीप लैंपों की तुलना में ये क्यों लाभकारी है। सबसे पहले तो ये बहुत कम वोल्टेज पे काम करते हैं, 1.5-2 वोल्ट में भी ये पर्याप्त रोशनी दे देते हैं। और जो तापदीप लैंप बल्ब होते हैं पुराने ज़माने में जो टंगस्टन फिलामेंट वाले चलते थे, उसमें कम से कम 250 वोल्ट 200 वोल्ट के करंट की आवश्यकता होती थी। अब 1.5 और 2 वोल्ट में भी हम पर्याप्त रोशनी उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरी बात, एलईडी से उत्पन्न होने वाला जो प्रकाश है वो एक वर्णीय होता है, मोनोक्रोमेटिक होता है, इसलिए बहुत ही गहरी रोशनी देता है। जिस कलर का यूज़ करेंगे, जनरली ये 3 ही कलर में आते हैं, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, और इन तीनों के मिक्सचर से वाइट। तो शुद्ध प्रकाश एक वर्ण का अगर आपको प्राप्त करना है तो ये एलईडी बहुत अच्छे हैं इसके लिए, और इनका जीवन काल अधिक होता है क्योंकि फिलामेंट नहीं होता तो फ्यूज होने की कोई संभावना नहीं होती है। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे सीबीएसई में होता था, सीबीएसई में पूछा जाता है इस साल, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने भी सीबीएसई सिलेबस अपना लिया है, तो उसी पैटर्न का एक प्रश्न है। एक शिक्षिका अपने स्टूडेंट्स को शैक्षिक टूर में, एजुकेशनल टूर में एक पावर प्लांट लेके जाती हैं और वहाँ एक प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाली पावर प्लांट के बारे में एक्सप्लेन करती हैं। प्रदीप नाम का एक स्टूडेंट है, वह कुछ क्वेरी करता है अपनी मैडम से, वही पूछा गया है। प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च अथवा निम्न मान तक परिवर्तित करने की युक्ति का नाम लिखिए, ये प्रदीप का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ट्रांसफार्मर। अल्टरनेटिंग करंट में जो करंट उत्पन्न होता है उसकी वोल्टता को कम या ज़्यादा करने के लिए ऊंचाई स्टेप अप और अपचाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। फिर इस युक्ति में शक्ति क्षय के कारणों को उल्लेख कीजिए। तो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें 4 प्रकार से एनर्जी लॉस होती है, जिसको बताया गया है। ताम्र क्षय, लौह क्षय, सफेद क्षय, चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। ये आपकी किताब में दिया रहता है, आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर अगर मेरे वीडियो से आप अपना आंसर तैयार करना चाहें तो आपके पास एक ही तरीका है, स्नैपशॉट लीजिए और या कि वीडियो पॉज कर लीजिए और इससे नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए। फिर इसमें एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन, इसको समान रूप से समझ में आ जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। मूल्यों के बारे में पूछा गया है कि इस प्रश्न में शिक्षक और प्रदीप के द्वारा प्रदर्शित मूल्य क्या है। मूल्य का मतलब वैल्यूज। वैल्यूज क्या? वैल्यूज का मतलब है कि एक शिक्षक का फर्ज क्या है, एक स्टूडेंट का फर्ज क्या है, एक नागरिक के क्या वैल्यू होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा दार्शनिक किस्म का क्वेश्चन है। तो शिक्षक ने यहाँ जो शिक्षिका ने जो अपना मूल्य प्रदर्शित किया, शिक्षिका का मुख्य कार्य क्या है, उसका कर्तव्य क्या है कि वह अपने स्टूडेंट को चीज़ों को बहुत ही सरल ढंग से समझाए। तो शिक्षिका ने एक एजुकेशनल टूर अरेंज किया प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में अपने स्टूडेंट्स को बताने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा कदम था उनका। तो उन्होंने शिक्षकीय मूल प्रदर्शित किया और उनका अपना कर्तव्य था, उसको उन्होंने निभाया। और प्रदीप यानी कि एक स्टूडेंट के द्वारा प्रदर्शित मूल्य क्या था कि एक स्टूडेंट का काम है कि उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए और जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह प्रश्न पूछे। तो प्रदीप अपने शिक्षिका से प्रश्न पूछता है, तो इस प्रकार से उसका निराकरण होता है क्वेरी का। इसके बाद हम आते हैं 24वें प्रश्न पर। इसमें प्रश्न है, 2 तार जिनमें I1 और I2 धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के समानांतर d दूरी पर रखे गए हैं। दूसरे तार के प्रति एक अंक लंबाई पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह है कब आकर्षण बल होगा और कब प्रतिकर्षण बल होगा। तो यह एकदम सामान्य प्रश्न है, परीक्षा में बारंबार पूछा जाता है और आपकी भौतिकी की किताब में व्यंजक के रूप में दिया गया है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, इसको आप किताब से देखकर बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और
मेरे सुझाव के हिसाब से तो आप पहला ही सेक्शन बनाइए जिसमें अथवा दिया है, नीचे वाले प्रश्न पे जाने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें बस एक अटैचमेंट के रूप में छोटा सा प्रश्न है, यह कब आकर्षण बल होगा और कब प्रतिकर्षण बल होगा। तो धारा जब एक ही दिशा में प्रवाहित होगी तो आकर्षण होगा, और जब विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी तो प्रतिकर्षण होगा। ये किताब में दिया होगा आपके। उसके बाद अगला है, गॉस के नियम द्वारा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए गॉस प्रमेय का आपको यूज करना है। ये भी एक परंपरागत प्रश्न है। और विद्युत क्षेत्र यानी कि स्थिर विद्युत के पाठ में, चैप्टर में आपको ये प्रश्न बनाया मिल जाएगा किसी भी किताब में। तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपको परेशानी में डाले। बहुत आराम से इसको आप हल कर सकते हैं। जब आप इस प्रश्न को हल करते हैं तो एक रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक आपको प्राप्त होगा, E होगा 1/2πε0 इंटू λ/x। तो यहाँ पर x जो है वो रेखीय आवेश से दूरी को रिप्रेजेंट करता है। तो अपान x है, बटे में x है, इसलिए सीधी सी बात है कि विद्युत क्षेत्र जो है दूरी के व्युत क्रमानुपाती है। इसको बहुत आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 26वां। इसमें भी आप विकल्प ए पर ही जाइए, क्योंकि ओपन बुक पैटर्न है और आपको घर से आंसर लिखने हैं। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत नहीं है कि किसको बनाए किसको ना बनाए। एट ए फर्स्ट साइट आपको जो दिख रहा है उसको बनाइए, क्योंकि आपको किताब की मदद लेनी है। यहाँ पर 26वां है, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। तो ये व्यतिकरण का बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। बारंबार हर 2 साल में एक बार कम से कम पूछा जाता है। 2 तरंगे जिनके A1 और A2 आयाम हैं, ओमेगा आवृत्ति है, समकोषी अविनाशी व्यतिकरण की स्थिति पर तीव्रता की गणना करनी है। बहुत आसानी से ये काम आप कर सकते हैं। आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से संबंधित है ये, और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की सहायता वाले चैप्टर में आप देखेंगे तरंग प्रकाशिकी में ये व्यंजक आपको ज्यों का त्यों मिल जाएगा। अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिखें और मैं उसके हिसाब से आप लोगों को गाइड कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगला वीडियो का आप इंतज़ार करिए, देखते हैं।